राज ने अनुभा को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूम लिया। अनुभा ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और फिर शर्मा कर बोली, हटो, अब मुझे जाने दो। इतनी रात को तुम्हारे घर से निकलते किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। विपक्षी दल वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और नया मुद्दा बना लेंगे। राज ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज यहीं रुक जाओ न, जाने की क्या जरूरत है। अपनी वार्डन से कह दो कि ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। और वैसे भी अनीता अभी 15 दिन से पहले नहीं आने वाली। वह अपने भाई के बेटे के मुंडन के लिए मायके गई है। ऐसे में मुझे किसी की परवाह नहीं, हम दोनों जमकर मस्ती करेंगे। अनुभा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, वाह क्या बात है, बीवी गई नहीं और प्रेमिका को घर बुला लिया। मिस्टर राजशेखर, देश के नामचीन खानदान के चश्मोचिराग और उभरते नेता, कभी सोचा है कि अगर किसी ने आपकी ये चोरी पकड़ ली तो राजनीतिक गलियारों में क्या हंगामा होगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, चोरी तो तुमने की है मेरे दिल की। मैं तो चाहता हूँ कि न कोई अंदर आए और न कोई बाहर जाए, बस वक्त यहीं ठहर जाए और तुम हमेशा मेरी बाहों में रहो। अनुभा हंसते हुए बोली, ठीक है तो बैठो और बॉबी फिल्म का गाना गाओ। मैं तो अब चलती हूँ, वैसे भी तुम्हारे कहने पर पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया है, अब जाने दो। राज ने गंभीरता से कहा, देखो आज मेरी बात मान लो, यहीं रुक जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इतनी खांसी हो रही है, प्लीज रुक जाओ। अनुभा ने थोड़ी अनिच्छा दिखाते हुए कहा, ठीक है रुक जाती हूँ। फिर उसने पर्स से खांसी की दवाई निकाली, खाई और दोनों ने जमकर वक्त बिताया। अगले दिन जब अनुभा जाने लगी तो राज ने उसे फिर से रोका, यार जब एक दिन रुक गई हो तो 2-3 दिन और रुक जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। अनुभा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रुक जाती हूँ। बिना किसी बहस के उसने राज के सामने सरेंडर कर दिया और दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में खो गए। अनुभा सिर्फ राज की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसकी जान भी थी। उनकी यह कहानी तब शुरू हुई थी जब राज ने अनीता से शादी नहीं की थी। अनीता से शादी करना राज के लिए एक राजनीतिक समझौता था। अनीता के पिता ने शादी के बदले राज को समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन शादी के बाद भी राज और अनुभा का रिश्ता पहले जैसा ही बना रहा। राज का पहला और सच्चा प्यार आज भी अनुभा ही थी। राज के लिए यह मौका बेहद खास था। दोनों ने दिन रात प्यार और रोमांस में खोकर वक्त बिताया। उन्होंने बैठकर वाइन पी और दुनिया को पूरी तरह भूल गए। राज का फोन कब चार्ज खत्म होने के बाद बंद हो गया, उसे पता भी नहीं चला। दोनों सपनों की दुनिया में डूबे हुए थे। जब प्यार की खुमारी टूटी तो अगले दिन राज ने घबराते हुए अनुभा को जगाया, अनुभा उठो, दिन के 10 बज चुके हैं, हमें तो होश ही नहीं रहा, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पीजी छोड़ दूंगा। हाँ उठती हूँ, अनुभा ने कहा और जैसे ही उठने की कोशिश की लड़खड़ा कर गिर पड़ी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? राज ने उसे संभालते हुए उठाया। उसके हाथों की गर्माहट से वह चौंक गया। जब उसने अनुभा का माथा छुआ तो वह भी तप रहा था। यह क्या अनुभा, तुम्हें तो तेज बुखार है, राज घबराकर बोला। हाँ लगता है बुखार तेज है। सुनो, मेरे पर्स में दवा होगी, मुझे कभी कभी सर्दी खांसी के साथ बुखार हो जाता है, इसलिए दवाएं हमेशा पर्स में ही रखती हूँ। राज ने तुरंत दवा दी, लेकिन शाम तक बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया। अनुभा बेहोशी की हालत में पड़ी रही। राज अजीब दुविधा में था। डॉक्टर को बुलाने का विचार आते ही उसे चिंता होने लगी। अगर डॉक्टर को बुलाया तो बातें बनेंगी। नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सकता, ओझा जी को बुला लेता हूँ, वे झाड़ फूंक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, राज ने मन ही मन सोचा। ओझा जी, जो राज के घर अक्सर आते जाते रहते थे, पास में ही रहते थे। राज के बुलाने पर वे तुरंत आ गए। उन्होंने अनुभा के पास बैठकर झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू की। मंत्र पढ़े और टोटके किए जो 3-4 घंटे तक चले, लेकिन अनुभा की हालत और बिगड़ गई। राज ने फिर से दवा देकर उसे सुला दिया। उस रात राज बेहद बेचैन रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे पाठक जी का ख्याल आया
जो ज्योतिष और हवन पूजा के विशेषज्ञ थे। वे राज के परिवार के विश्वासी थे और राज व अनुभा के रिश्ते के बारे में भी जानते थे। राज को भरोसा था कि उनके जरिए यह बात बाहर नहीं जाएगी। पाठक जी ने हवन करवाने की सलाह दी और एक लंबी लिस्ट राज को सौंप दी। राज ने तुरंत अपने नौकर को सामान लाने भेजा। लॉकडाउन की वजह से लिस्ट के कुछ सामान नहीं मिले, लेकिन ज्यादातर चीजें आ गईं। जो कमी थी वह राज ने घर से ही पूरा कर दिया। पाठक जी ने हवन की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच अनुभा होश में आई और उसने कमजोर स्वर में राज को पुकारा। राज तुरंत उसके पास पहुंचा। राज, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। दवा भी असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, अनुभा ने परेशान होकर कहा। डॉक्टर को कैसे बुलाऊं, अनुभा? समझ नहीं आ रहा। अगर डॉक्टर आया तो हमारे रिश्ते की बात पूरे इलाके में फैल जाएगी। मीडिया इसे बड़ा मुद्दा बना देगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। सुबह से ही सर्दी खांसी हो रही है, इसीलिए हवन करवा रहा हूँ। खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर कोरोना हुआ तो सवाल उठेंगे कि यह कहां से आया। तुम्हारे और मेरे रिश्ते का खुलासा होगा और यही मैं नहीं चाहता। 2 महीने बाद चुनाव है। मीडिया और विपक्ष वाले इस बात को तूल दे देंगे। अनीता के पापा इसे राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। ऊपर से लॉकडाउन के कारण पुलिस और मीडिया मेरे घर पर नजर रखे हुए हैं। राज का चेहरा चिंता और घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन अनुभा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। नेताओं के घरों पर निगाह रखना और ताकझांक करना मीडिया और विपक्षी पार्टियों की आदत बन चुकी है। अगर किसी ने देख लिया कि मेरे घर में एक महिला है, तो न्यूज चैनलों पर तुरंत यह खबर चलने लगेगी, हमदर्द पार्टी के युवा नेता राजशेखर के घर में यह महिला कौन है, यह यहाँ क्यों आई थी और इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। मेरी जीत इस बार लगभग तय है। मैंने जनता के लिए इतनी मेहनत की है, गरीबों में अनाज बांटा, किसानों के लिए योजनाएं बनाई और समाज सेवा में दिन रात एक किया। लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। राज अपने डर और मजबूरियों को अनुभा से साझा कर रहा था। उधर दवाओं और थकान के असर से अनुभा फिर से सो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, मगर राज का मन उथल पुथल से भरा हुआ था। वह अंदर से बेहद घबराया हुआ था, लेकिन उसे पाठक जी द्वारा कराए गए हवन पर एक हल्की सी उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि शायद यह सब समस्याएं झाड़ फूंक और पूजा पाठ से खत्म हो जाएंगी। हवन में 3-4 घंटे बीत गए। पाठक जी ने आश्वासन दिया, अब सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसके बाद वे चले गए। लेकिन राज की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके शरीर में भी सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण तेजी से उभरने लगे थे। उधर अनुभा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह बुरी तरह से हांफ रही थी। राज बुरी तरह उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अगर डॉक्टर को बुलाएगा तो स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। खुद अस्पताल जाएगा तो मीडिया और पुलिस को सफाई देनी पड़ेगी। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का विचार आते ही उसे बदनामी का ख्याल सताने लगता। रात का समय बेहद डरावना लग रहा था। अनुभा की सांसें धीमी होती जा रही थी। राज का अपना बुखार तेज हो चुका था और उसकी भी हालत खराब हो रही थी। घबराहट के बीच वह किसी तरह रात बीतने का इंतजार करने लगा। लेकिन सुबह करीब 4 बजे उसने देखा कि अनुभा की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी। अनुभा की धड़कनें थम गई थी। राज के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर यह बात बाहर निकल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा करियर, मेरा नाम, सब खत्म हो जाएगा। वह इतना डर गया कि उसे लगने लगा अगला नंबर उसी का है। अगर उसने अब भी लापरवाही की तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बदनामी का डर और जान का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा था। आखिरकार राज ने डर और घबराहट में एक भयानक कदम उठाया। उसने जल्दी से मास्क और ग्लव्स पहन लिए और अपने पुराने वफादार नौकर दीनू काका को बुलाया। दोनों ने मिलकर अनुभा के शव को एक बड़े संदूक में डाला। राज के कांपते हाथों और तेज बुखार के बावजूद किसी तरह संदूक को घर के पीछे वाले ग्राउंड में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया।
यह सब करते वक्त राज को लग रहा था कि वह किसी भयानक सपने में है। उसकी हरकतें उसे खुद अजीब और डरावनी लग रही थी। इस काम के बाद उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और अपनी तबीयत खराब होने की सूचना दी। एम्बुलेंस सुबह सुबह आ गई और उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राज की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसे हल्की बेहोशी सी महसूस होने लगी। बेहोशी की उस हालत में उसने एक डरावना सपना देखा। सपना ऐसा था कि उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि अनुभा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चीख चीख कर कह रही थी, तुमने मेरे साथ जो किया वह गलत था। राज, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राज के माथे पर पसीना बह रहा था। वह हड़बड़ाकर उठना चाहता था, मगर उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। उसका डर अब एक अजीब सी आत्मग्लानि और पछतावे में बदल चुका था। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।